नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं हुरून लिस्ट पे 7वें नंबर पे खड़े मिस्टर गुलाब चंद धानी। यूपी में 7वें नंबर पे हैं। आगरा जो कि ताज नगरी है, इसमें सर 1 नंबर पे है और पूरे हिंदुस्तान में 537 नंबर पे है। सर आज बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो ACW कनेक्ट के ज्वेल्स पे। आप आए हमारी खुशकिस्मती। राइट। ये जर्नी जैसे आपने कहा कि आपने प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई करी है, तो क्या आप भी पार्टीशन के बाद 47 में सिंध पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे? हमारे पिताजी तो बहुत पहले आए थे। वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल, जो IIT का गढ़ है जी, IIT अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे है। पिताजी वहाँ काम करते थे और उसके बाद फैमिली हमारी 77 में आए। बड़े भैया उस समय थे 7 साल के, जब पाकिस्तान 47 में आए। बड़े भैया की उम्र 7 साल थी और लक्ष्मण भैया की उम्र 4 साल थी। वो दोनों वहाँ थे। आप सारी आपकी फैमिली वही दर्द देखा जो 10 लाख सिंधी कम्युनिटी, हाँ, उसमें हमारे दो जब घर बार छोड़ के, जमीन जायदाद छोड़ के, जीरो होके यहाँ पे, जीरो हो गया। और जो भी जर्नी है आपकी ये उस दिन से, जब उस दिन आपके पास कोई लैंड नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, घर में कुछ नहीं, उसके बाद जो जर्नी है, सारी जर्नी वहां से आप लोग स्टार्ट की। बिल्कुल। तो आप लोग उस समय का बता पाएंगे उस समय क्या दर्द रहे होंगे जो सब कुछ छोड़ के आ गए? कैसे बचपन बीता, कैसे जो यहाँ पे जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश लोग हैं जिनके पास घर, मकान, खाना पीना सब कुछ है, और एक जो 10 लाख लोग जगह जगह पे, अपना प्रांत तो मिला नहीं, जगह जगह पे जाके बस गए। तो फैजाबाद जैसे आप आए जो अयोध्या नगरी अब है, उसमें कोई आपका लिंक था या फादर पहले से ही आ गए थे? नहीं, फैजाबाद क्या था उस समय, जत्थे चलते थे एक इलाके के। भाई पन्नो अकेले उसका पूरा जत्था चलता था, 50-40 फैमिली एक साथ चलती थी। अच्छा। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अयोध्या में रिफ्यूजी कॉलोनीज बनाई थी, राइट, जो 500 रुपए पर क्वार्टर देती थी। लगभग 500 गज, 50 गज का एक मकान होगा जी। वो हमें पिताजी ने अलॉट किया, 3 मकान अलॉट कराए जी। उसमें आके हम रहने लगे और गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि पैसे आप बाद में देना कमा के जी। तो वो हमने पैसे भी बाद में दिए। वो एक रेल की पटरी डिब्बे की तरह 3 कमरे होते थे, उसमें हमने बचपन बिताया। बचपन क्या बिताया, हमने एजुकेशन, ग्रेजुएशन भी उसी दरमियान, उसी क्वार्टर में बीट के दिया जी। मतलब रिफ्यूजी कैंप से और ताज होटल तक का सफर अगर आपको देखे तो एक सपने से कम नहीं लगता, इसमें कोई शक नहीं। इस सपने को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी वैल्यूज जो बचपन की आज तक पकड़ के चल रहे हैं, कि जो वैल्यूज आपने आज तक छोड़ी नहीं है, जो बचपन में सीखी वही पकड़ के चल रहे हैं। एक तो सबसे है मेहनत और काम के प्रति लगाव जी। जिस टारगेट को पकड़ते थे वो टारगेट पूरा करके छोड़ते थे। नहीं होता था तो अगले दिन सुबह शुरू करते थे, पूरा करके छोड़ते थे। जो सोच लिया उसे पूरा करना, ये कम व्हाट में हैपन, दुनिया इधर की तरह हो जाए लेकिन हमें काम वो पूरा करना। वो टारगेट, ईमानदारी आपने हमेशा पकड़ के ही रखी। वो तब से लेके आज तक, आज भी अगर आप कोई काम लेते हैं तो उसको पूरा नहीं होता तो नेक्स्ट डे वापस रीस्टार्ट। ये नहीं कि दिन खत्म तो अभी कल देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। उसके लिए मेरे पास एक हमेशा शुरू से एक पर्चा रहता था जिसमें मैं काम नोट करता था रात को बैठ के। अरे वो आज भी हमारा प्रैक्टिस में है कि भाई आज कल क्या काम करने हैं, अगले 1 हफ्ते में क्या काम करने हैं। टू डू लिस्ट जो लोग आज बनाते हैं, 77 में बनाते हैं, 77 में बनाता, और एक दिन की नहीं अगले हफ्ते की बनाते हैं, अगले हफ्ते की बनाता था और उसको टिक करते थे, फिर वो आज भी मेरे पास है, आज भी मेरी जेब में पड़ी है। आप सुनना चाहेंगे, ये एक बहुत मजेदार बात है। ये मेरे पास आज भी है, वो 77 में सर ने बनाई है। तो स्टूडेंट लिस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है कि जो भी काम हुए वो हमने टिक किए, रिमेनिंग नई लिस्ट पे उतार के लाए। दिस इज वन थिंग जो मैं कहता हूँ शायद बचपन से ये एक चीज है जो आपने आज तक छोड़ी नहीं है। वो भी लिस्ट उसी तरह से, उसी सिस्टम से आप आज भी चला रहे हैं। 77 से लेके आज 25 हो गया और इस लिस्ट में शायद बड़े बड़े ख्वाब लिखे गए, बड़े बड़े सपने देखे गए। ताज होटल का नाम भी इसी में लिखा गया होटल बनेगा। ताज होटल का इसमें नहीं था, मैं आगरा आ गया था, लेकिन अयोध्या से लगाव था क्योंकि हमारा एक प्लांट अभी भी वहाँ है। हम भाई सब अलग हो गए थे 96 में। अच्छा। सो हम भाइयों में आपस में अभी भी प्यार है, पहले भी था, आज भी है प्यार। और हम जो है अयोध्या जाते थे, हमारे चारों भाइयों के गुरुजी थे पाठक जी। उन्होंने 2008 में मेरे को बोला, ये पूरी भाषा में गुलाबुआ
गुलाबचंद मेरा नाम है, पर वो गुलाबुआ कह के कहते थे जी कि गुलाबुआ काहे नहीं होटल बताओ तो आगरा अच्छा। एक टूरिस्ट प्लेस है। हमने यार गुरुजी हमने सोचा ही नहीं है। जी पर जब हम वहाँ से चले आगरा पहुँचे तो मेरा बेटा नंद मंगरानी के बेटे के साथ एक जमीन का टुकड़ा देख लिया था जी पारितोष लगानी ने जी। तो उसने कहा डैडी हमें ये काम करना है जी तो हमने इजाजत दे दी। तो इस तरह से होटल का ख्वाब हमने पूरा किया। छोटा छोटा पहले हमने सोचा छोटा होटल बनाएंगे, 50 करोड़ लागत आएगी जी और हम उसको 30 करोड़ लोन लेंगे, 20 करोड़ अपना लगाएंगे, चलाएंगे जी। पर जब हमने होटल शुरू किया तो धीरे धीरे लगा कि भाई रेडिसन ब्रांड हमने चुना था जी। पर हमने कहा रेडिसन ब्लू बनाना है तो थोड़ा इसको बड़ा बनाओ। बड़ा बनाया तो पहले साल ही वो प्रोजेक्ट 100 करोड़ का हो गया उस समय। जी तो हमने उस पर हाथ लगाया, कैसे कंप्लीट हो गया मुझे मालूम ही नहीं, पैसा कहाँ से आया ये भी नहीं मुझे मालूम जी। और वो 2011 में 8 में हमने काम किया, 2000 जनवरी 11 में शुरू हो गया। शायद पाठक जी की दुआएं होंगी आपके साथ जो आप इसमें कोई कहते शक नहीं, यहाँ तो हम गुरु जी का आशीर्वाद हैं, मानते गुरु जी हैं। का मसला मानते हैं। यहाँ तो हमें चमत्कार लगा कि जिस बिजनेस को हमने सोचा नहीं था वो कैसे बन गया, एक चमत्कार। शायद कुदरत ने आपके लिए सोच के रखा हुआ था, गुरुजी ने आपको निर्देश दिया और आपने उसका एग्जीक्यूशन कर दिया। इनफैक्ट यही है। बिल्कुल ठीक बात। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लाइफ में क्या लिखा हुआ है। हम सोच रहे होते हैं ये करेंगे, जाना था टोक्यो, पहुंच के हम लंदन, ये पता भी नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। ये होटल बिजनेस तो हमारे गुरु पाठक जी की कृपा से बना जी। और वो आज भी मुझे एक चमत्कार नजर आता है। जी जी। सर, डिसिप्लिन्ड लाइफ में आपको क्या लगता है, जितनी हमारी हैबिट्स हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें डिसिप्लिन का क्या रोल है? डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है जी आप अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। जी डिसिप्लिन लाइफ का पहला अध्याय है। जी कोई भी काम शुरू करें, डिसिप्लिन समय से उठना, जी इसके अलावा समय पे काम करना, समय से पहुंचना जी और समय से घर जाना, फैमिली को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, जी। ये सब डिसिप्लिन से आएगा। बिल्कुल। अगर आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो हर जगह कुछ तितर बितर पाएंगे। वैसे हिंदुस्तानी ना लेट आने के लिए फेमस है, हर बार वही पंचर, वही ट्रैफिक, वही बीमारी का बहाना, चाहे वो स्टाफ, चाहे कोई मीटिंग, कोई टाइम पे हिंदुस्तान में टाइम की वैल्यू ही नहीं ना, ट्रेन से लेके इंसान तक कोई टाइम पे नहीं। क्या आप हमेशा अपनी लाइफ में हर जगह टाइम पे पहुंचे हैं, जो टाइम दिया? 95%, बहुत बड़ी 96%। दिस इज अचीवमेंट। मतलब कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हमें नजर नहीं आ रही होती हैं, पर एक इंसान डेडिकेटली फॉलो करता है एंड उसको रिजल्ट मिलते ही। दिस इज कमेंडेड। मतलब डिसिप्लिन इज हर चीज को टाइम पे करना। सर, जब हम किसी भी ग्रुप की बात करते हैं तो उसकी वैल्यूज आती है। वैल्यूज एक ऐसा एसेट है जो बैलेंस शीट में छुपा होता है, जो आपका सीए नहीं पढ़ पाता, पर फाउंडर्स और प्रमोटर्स और डाली होती है। तो लधानी ग्रुप की कुछ ऐसी वैल्यूज बताए जो अनसीन है पर एग्जिस्ट करती हैं। हम जिस भी संस्था के साथ जुड़े होते हैं, कोको कोला कंपनी के साथ हैं, तो पूरी वैल्यूज के साथ हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनसे जो अपेक्षाएं हैं उनसे हम ज्यादा उनको देते हैं एज ए क्वालिटी प्रोडक्ट। राइट। हमारा जो देखेंगे वो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी है। वाह। इसी तरह ताज होटल में हम जब जुड़े हैं जी तो ताज की जो क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी है, उसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं जी, करते जी। और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। जी, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि अंडर कमिटमेंट बट ओवर डिलीवरी। हाँ। जो भी क्वालिटी है आपकी वर्ल्ड बेस्ट होनी चाहिए, चाहे कोक भर रहे हैं आप, चाहे ताज होटल दे रहे हैं आप, हर चीज क्वालिटी का पूरा ध्यान रखते हैं, जो कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो। जैसे टीम वर्क आपके यहाँ बहुत स्ट्रांग रहता है, या पुराने एम्प्लॉइज रिटेंशन है, जो पुराने आपके बंदे हैं जो हमें हमेशा बताते हैं कि पुराने को आप अच्छे से रखते हैं, तो उसमें क्या ख्याल है आपका? पुराने जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके साथ आप कैसा व्यवहार रहता है आपका? सच कहें तो बगैर टीम के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जी उसमें आप ले लो, एक टीम है हमारे परिवार की, बच्चों की, जी बच्चों के साथ टीम मिलाते हैं, उनकी व्यूज लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। जी उसके बाद हमारा आता है स्टाफ, जी उसमें जो अच्छे लोग हैं उनके साथ मिलके जी एक ग्रुप बनाते हैं, जी। तभी हम किसी काम को लेके आगे बढ़ते हैं। ताकि हमारे जो पैरामीटर्स हैं, अगर हमने 10 चुने हैं, जी। अगर उसमें 8 में सफलता मिलती है, उसमें हम गो अहेड करते हैं। राइट तो ये जो है हम पहले एनालिसिस करते हैं, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोर वैल्यू जो आपकी हुई वो एक तो हुई क्वालिटी पे ध्यान देना, उसके बाद टीम वर्क करना और पुराने लोगों का रिटेंशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट
सर हमेशा बोला जाता है फेलियर्स जो होते हैं वो एक इंसान को स्ट्रांग बनाते हैं। फेलियर्स के डर से आदमी को काम करना चाहिए, नई चीज ट्राई करनी चाहिए, या काम नई चीज ट्राई करनी ही नहीं चाहिए? आपकी जिंदगी में ऐसा फेलियर रहा है जिसने आपको बहुत नई स्ट्रेंथ दी हो? फेलियर रहा है, और फेलियर रहना हर आदमी के जीवन में जरूरी है। अच्छा। हम कोका कोला में आगे बढ़ रहे थे तो हमें ये लगा कि हम स्कीम बहुत चला रहे थे जी। उसमें कंपटीशन होता था पेप्सी के साथ, तो स्कीम चलाते थे जी। एक क्रेट के साथ, ये एक बोतल के साथ 2 रुपए की हल्दीराम भुजिया नमकीन पूरी जी। इस तरह हमने सोचा कि हम साल में करोड़ों रुपए की नमकीन खरीदते हैं जी। तो क्यों ना हम अपना प्लांट लगाएं, नमकीन का प्लांट। नमकीन का प्लांट। हमने 2004-05 के दरमियान टिंगल नाम से नमकीन का प्लांट लगाया जी। और हम उसमें बहुत सफलता के साथ आगे बढ़े जी। और हमारी पर डे की सेल उस समय लगभग 2 करोड़ रुपए महीने की हुई जी। पर हम यहाँ पर एक चीज संभाल नहीं पाए, क्योंकि नया बिजनेस था। इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी जल्दी होती है जी, शेल्फ लाइफ कम है। शेल्फ लाइफ कम है। हमने दिवाली में करीब करीब 2 लाख पैकेट बनाए थे, गिफ्ट पैकेट जी। और उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को उतनी मदद नहीं मिली या किसी तरह वो माल बेच नहीं पाए जी। और वो सारा माल हमें वापस करने लगे जी। और उसके बाद उस नमकीन में हमें थोड़ा नुकसान हुआ जी। और हमें वो 2-3 साल में वो नमकीन का प्लांट बंद करना। अच्छा, मतलब आपने कोई नया वेंचर लगाया, उसको पूरा शट डाउन उसको पूरा शट डाउन किया जी। और देखा कि ये बड़ा टफ बिजनेस है जी। इसमें शेल्फ लाइफ उधारी बहुत जाती है जी। जो कि हमारे बाकी कोका कोला के बिजनेस में नहीं है। नाम मात्र की उधारी है जो कि जी। अगले दिन वापस आती है, राइट। क्योंकि वहाँ रेपुटेशन है, रेपुटेशन फास्ट है। यहाँ पर रेपुटेशन नहीं थी। हम नहीं पहुंचे तो हल्दीराम पहुंचा, हल्दीराम नहीं जी, पहुंचा जी, तो कोई दूसरा ब्रांड पहुंचा। जी। इस तरह से ये हमारा फेल्योर था और इसकी वजह से और फिर हमने जो है दोबारा से ये एनालिसिस शुरू किया। ठीक है। इसी फेल्योर होने की वजह से हमने कोई भी नई इंडस्ट्री लगाई। हाँ। उसके बाद पहले पैरामीटर्स तय करते थे राइट। कि हमारे ये बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं इसके 10 पैरामीटर्स बनाओ जी। कौन से इसके फेवर में हैं, कौन से इसके उसमें नहीं है जी। तो हम उसके हिसाब से टीम के साथ, ये भी नहीं कि हमारा अकेले निर्णय होता था जी। जी। उसमें बच्चे भी साथ होते थे। जी। हमारे कोका कोला के जो फाइनेंस हेड हैं, जो और भी 1-2 लोग हैं वो साथ होते थे। हम एनालिसिस करते थे फिर आगे बढ़ते। मतलब आपको एक फेलियर से स्ट्रेंथ मिली कि बिना पैरामीटर डिसाइड किए, बिना मार्केट एनालिसिस किए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये एक फेलियर का आपका बेनिफिट रहा, आपको एक स्ट्रेंथ मिली कि हर फेलियर को भी आपने देखा भाई इसमें ये मुझे प्रॉब्लम थी, मैं आगे उसको रिपीट ना करूं। दैट वाज वन वेरी गुड थिंग, राइट। सर रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें अभी आपने रिसेंटली एंटर किया है, उसमें एंटर करने के लिए क्या विजन है? क्या आप एक क्लीन इंडिया देना चाहते हैं या उसमें मार्जिन नोट ज्यादा है? उसमें आपका क्या विजन है उसको लगाने के पीछे? यहाँ पर तो हम ये कहेंगे कि ये हम इसमें जो गए विंड पावर में विंड पावर में इसमें